सेंट पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको प्रीवियस क्लास में सॉलिड स्टेट पढ़ा रहा था। सॉलिड स्टेट में मैंने आपको बताया था मैटर का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। मैटर का क्लासिफिकेशन मैंने दो टाइप से बताया था, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैंने स्टेट ऑफ द मैटर बताई थी कि कौन कौन सी स्टेट होती हैं, सॉलिड, गैस और लिक्विड। और केमिकल क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था कि कौन कौन से होते हैं, एक तो प्योर सब्सटेंस होता है और एक मिक्सचर होता है मैटर में। और प्योर सब्सटेंस में कौन कौन से होते हैं, एलिमेंट होते हैं और कंपाउंड होते हैं। और मिक्सचर में भी मैंने बताया था कि मिक्सचर टू टाइप का होता है, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर मैंने आपको सॉलिड क्या होता है, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ बताई थी। सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ के बताने के बाद फिर मैंने आपको बताए थे टाइप ऑफ सॉलिड। हमारा क्या टॉपिक चल रहा था, टाइप ऑफ सॉलिड। और टाइप ऑफ सॉलिड में मैं आपको बता रहा था सॉलिड के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप। कितने टाइप होते हैं, टू टाइप। मैंने सॉलिड के टू टाइप बताए थे। और सॉलिड के टू टाइप कौन से हैं, एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक अमोर्फस, मतलब एक क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा एक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा क्या है, एमोर्फस। इसे क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, और इसे क्या बोलते हैं, एक्रिस्टलीय ठोस। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों तो सॉलिड है ही है। दोनों को हम क्या बोलते हैं, इसको एक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं, इसको क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। दोनों है तो सॉलिड, लेकिन डिफरेंस क्या है देखिए। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनका साइज या इनका पढ़ेंगे अरेंजमेंट। जो अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल होता है, यहाँ पर रेगुलर 3D अरेंजमेंट पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, रेगुलर 3D अरेंजमेंट। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल। अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल मतलब कणों का जो 3D अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल नियमित होगा। यहां पर क्या मिलेगा आपको, इर्रेगुलर। कैसा, इर्रेगुलर 3D अरेंजमेंट। इर्रेगुलर 3D अरेंजमेंट, इसका मतलब क्या है देखिए, मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखिए, जैसे एक तो होते हैं कि ये जो अणु होते हैं एक सिमेट्री में जुड़े हुए हों। एक सिमेट्री में मतलब कि इसके जो पार्टिकल्स हैं एक व्यवस्थित क्रम में हो, बिल्कुल व्यवस्थित हो, कि इस पार्टिकल के नीचे ये पार्टिकल, इसके साइड में ये, ऐसे ना हो, इसके पार्टिकल ऐसे ना हो, यहाँ पर ये हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है, ये ऐसे जुड़े हुए हैं, यहाँ पर ये हो गया। इस प्रकार ऊट पटांग जुड़े हुए ना हो, मतलब इर्रेगुलर 3D अरेंजमेंट ना हो। तो इनका अरेंजमेंट कैसे होता है, बिल्कुल सिमेट्रिक। कैसा होता है, सिमेट्रिक, कि इनके जो पार्टिकल के बीच में जो बॉन्ड डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है, बिल्कुल सेम होती है। इन पार्टिकल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है बिल्कुल क्या होता है, सेम होता है। वो कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। वो कैसे होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इनमें क्या होता है, अमोर्फस में इर्रेगुलर 3D अरेंजमेंट। इसका मतलब है कि इनके जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के जो बीच की इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, फिक्स नहीं होती। किन्हीं दो पार्टिकलों के बीच में वो डिस्टेंस कभी तो ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। इसलिए इनका अरेंजमेंट कैसा हो जाता है, इर्रेगुलर। यदि वो डिस्टेंस सेम हो जाती, फोर्स सेम हो जाता, तो वो कैसे हो जाते, एक रेगुलर अरेंजमेंट में, तो वो क्या हो जाते, क्रिस्टलाइन सॉलिड। बट क्या होता है इसमें, उनका फोर्स सेम नहीं होता, और उनकी डिस्टेंस सेम नहीं होती। इसलिए उनका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, इर्रेगुलर। कैसा होता है, इर्रेगुलर। सेकंड पॉइंट आता है, हम देखते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट। ये भी सॉलिड है, वो भी सॉलिड है, तो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं, क्योंकि सॉलिड डायरेक्ट तो
वेपर में चेंज नहीं होगा, पहले मेल्ट होगा। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है शार्प होता है। क्या होता है, शार्प। शार्प का मतलब हम ये कह सकते हैं कि फिक्स पॉइंट पे ये क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। एक फिक्स पॉइंट पे ये मेल्ट हो जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं फिक्स टेम्परेचर। क्या होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट, यहां पर लिख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट इज शार्प। क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज शार्प, या ये लिख सकते हैं फिक्स टेम्परेचर। जबकि इधर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट। गलनांक, जो आपका गलनांक होता है वो एक परास में रहता है, एक रेंज में रहता है कि इतने से इतने के बीच में ये पदार्थ क्या होंगे, ये सॉलिड क्या होंगे, गलना स्टार्ट होंगे। क्या होंगे, गलना स्टार्ट होंगे। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कैसा होता है, एक रेंज में, एक परास में। तो ये लिख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ amorphous is a range of temperature। जो इनके मेल्टिंग पॉइंट होते हैं अमोर्फस के, एक्सटिलिएटोसो के गलनांक, वो किस में होते हैं, एक तापमान की परास में या टेम्परेचर की रेंज में। देखिए इसका मतलब क्या है, फिक्स टेम्परेचर की यहाँ पर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और क्रिस्टलाइन सॉलिड है आपका कॉपर। क्या है, कॉपर। और कॉपर को जब आप मेल्ट करते हो वो एक किसी फिक्स टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, फिक्स टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाता है। मान लिया वो मैंने टेम्परेचर 170 डिग्री है। क्या है, 170 डिग्री सेल्सियस है। ये क्या है, इसका फिक्स टेम्परेचर। लेकिन जब आप अमोर्फस लोगे तो क्या होगा, इसकी रेंज किस प्रकार होगी कि 140 डिग्री सेल्सियस से 170 डिग्री सेल्सियस, इस प्रकार क्या होगी टेम्परेचर की रेंज, कि यहाँ से गलना स्टार्ट होंगे और यहाँ पर गलेंगे। मतलब यहाँ से मेल्ट होना स्टार्ट होंगे, यहाँ पर पूरे मेल्ट हो जाएंगे। समझ में आया। अब नेक्स्ट आता है हमारा एक गुण होता है कि हम कट करते हैं। जब इन दोनों की सरफेस को क्या करते हैं, कट करते हैं, दोनों की सरफेस को कट करते हैं, तो इसमें तो स्मूथ सरफेस मिलती है और इसमें कैसी सरफेस मिलती है, टेढ़ी मेढ़ी ऊबड़ खाबड़ सी सरफेस मिलती है। समझ में आया। देखिए इसमें तो कैसी सरफेस मिलती है, बिल्कुल स्मूथ चिकनी सतह। यहाँ पर क्या मिलती है, टेढ़ी मेढ़ी ऊबड़ खाबड़ सी सतह। देखिए किस प्रकार ये हम ये कह सकते हैं कि हम जब किसी तेज धार वाले चाकू से जब इसको काटते हैं, क्या करते हैं, काटते हैं, तो यहाँ पर कैसी सरफेस मिलती है, स्मूथ सरफेस। कैसी सरफेस मिलेगी आपको, स्मूथ सरफेस। कैसी सरफेस मिलती है, स्मूथ सरफेस। और जब इस एमोर्फस को तेज धार वाले हथियार से काटते हैं, तेज धार वाले चाकू से काटते हो, तो इसमें स्मूथ सरफेस की जगह कैसी सरफेस मिलती है, टेढ़ी मेढ़ी या इर्रेगुलर सरफेस। कैसी, इर्रेगुलर सरफेस, इर्रेगुलर सरफेस, अनियमित पृष्ठ। अब देखिए ये सरफेस, जैसे ये कोई सॉलिड है, इसको मैंने यहां से बाइसेक्ट किया या काटा, तो इसकी सरफेस कैसी होगी, ये जो सरफेस होगी ये बिल्कुल कैसी होगी, स्मूथ। ये जो सरफेस होगी ये कैसी होगी, स्मूथ।
मतलब बिल्कुल चिकनी। अब ये देखिए, ये जो सरफेस होगी, इसकी सरफेस जब आप इसे किसी तेज धार वाले हथियार से काटोगे, जब इसकी सरफेस होगी वो कैसी होगी? इर्रेगुलर। कैसी होगी? इर्रेगुलर। ये कह सकते हो आप, इसकी सरफेस ऐसे हो सकती है, इस प्रकार ये टूट जाए, और दूसरा हिस्सा इसका किस प्रकार टूटेगा? इस प्रकार। जब इन्हें बाइसेक्ट करोगे या आप तोड़ोगे तो ये किस प्रकार टूटेंगे? इस प्रकार। ये क्या है? एमोर्फस। ये क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि जब आपको पता है ये एक फिक्स 3D अरेंजमेंट है, स्मूथ सरफेस है, तो ये मोर रिजिड होते हैं, ये लेस रिजिड होते हैं। ये क्या होते हैं? ये मोर रिजिड होते हैं, ये लेस रिजिड होते हैं। मतलब ये ज़्यादा दृढ़ होते हैं, ये कम दृढ़ होते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट क्या है? ये मोर रिजिड होते हैं, रिजिड मतलब दृढ़, और ये लेस रिजिड होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आइसोट्रॉपी, देशिकता, जिसे क्या बोलते हैं? आइसोट्रॉपी, कि आपने पढ़ी होगी आइसोट्रॉपिक प्रीवियस क्लास में कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनकी देशिकता कैसी होती है? विषमदैशिक होते हैं, ये समदैशिक होते हैं। विषमदैशिक क्या होते हैं? समदैशिक क्या होते हैं? विषमदैशिक क्या होते हैं? ऐसे ही ठोस जो जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज अलग अलग दिशाओं में ज्ञात करने पर अलग अलग मान प्राप्त हों। जैसे देखिए यहां पर मैं ये कह सकता हूं, ये कैसे होते हैं? विषमदैशिक, एन आइसोट्रॉपिक। कैसे होते हैं? एन आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपिक, विषमदैशिक। इनकी ये कौन सी प्रॉपर्टी है? देशिकता, जिसे क्या बोलते हैं आप? आइसोट्रॉपी। ये कैसे होते हैं? एन आइसोट्रॉपिक। और ये कैसे होते हैं? आइसोट्रॉपिक, समदैशिक, आइसोट्रॉपिक, समदैशिक। इसका मतलब क्या है? ठोसों के कुछ गुण ऐसे होते हैं जिन्हें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में लेते हैं और अलग अलग दिशाओं में लेते हैं, तो अलग अलग दिशाओं में लेने पर उनके मान भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। उनके मान भिन्न भिन्न प्राप्त होने के कारण हम उन्हें क्या कहते हैं? विषमदैशिक, क्योंकि भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न मान प्राप्त हो रहे हैं। इसमें क्या होता है? एमोर्फस में क्या होता है कि सभी दिशाओं में उनके मान क्या प्राप्त होते हैं? समान प्राप्त होते हैं। और वो प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं सॉलिड की? अपवर्तनांक, विद्युत प्रतिरोधकता। ये प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? जो दिशा पे निर्भर कर रही है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड में यदि भिन्न भिन्न दिशाओं में लोगे इन प्रॉपर्टीज के मान के अपवर्तनांक निकाल रहे हो आप, कभी x दिशा में कभी y दिशा में, तो दोनों दिशाओं में क्या मिलेगा? अलग अलग मान प्राप्त होगा। लेकिन एमोर्फस में x में हो, y में हो, z में हो, कोई सी भी दिशा में हो, तो उनके मान क्या प्राप्त होंगे? आपको सेम प्राप्त होंगे। अपवर्तनांक का मान क्या प्राप्त होगा? सेम प्राप्त होगा। ये आपकी क्या है? आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। जो मैंने सॉलिड की प्रॉपर्टीज बताई थी, मैंने बताया था 3D अरेंजमेंट, रेगुलर 3D अरेंजमेंट होता है। इनके मध्य प्रबल आकर्षण बल पाया जाता है, या ये कह सकते हैं कि
स्ट्रॉन्ग फोर्स मिलता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। जो इनकी डिस्टेंस होती है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होती है, वो लगभग क्या होती है, बहुत छोटी होती है और सेम होती है। तो देखिए आपको पता है कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज को कौन सा सॉलिड फॉलो कर रहा है, मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉलो कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हो आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को? रियल सॉलिड। क्या बोलते हो? रियल सॉलिड। और फिर एमोर्फस कैसे सॉलिड होते हैं? इमेजिनरी सॉलिड। कैसे होते हैं? इमेजिनरी सॉलिड। एमोर्फस कैसे होते हैं? इमेजिनरी सॉलिड। रियल सॉलिड। ये कैसे होते हैं? इमेजिनरी सॉलिड। वास्तविक ठोस और आभासी ठोस। अब आपने एमोर्फस में एक क्वेश्चन पढ़ा होगा, इनको एक नाम से और जाना जाता है, अशीतित द्रव। किस नाम से? अतिशीतित द्रव। अतिशीतित द्रव। आपने देखा होगा कि जो आपने पुरानी बिल्डिंग्स के कांच देखे होंगे, पुरानी बिल्डिंग्स के कांच ऊपर से तो होते हैं पतले और नीचे से क्या हो जाते हैं? मोटे। ऊपर से कैसे होते हैं? थिन। और नीचे से कैसे होते हैं? थिक। तो देखिए उसका रीजन क्या होता है, इसकी अशीतित द्रव की प्रॉपर्टी क्या होता है। ये एक प्रकार के अशीतित द्रव होते हैं, तो लंबा समय होने पर इसके पार्टिकल धीरे धीरे कैसे आते हैं? नीचे आते हैं। इनका फ्लो कैसे होता है? ऊपर से नीचे की तरफ। तभी जो कांच होता है आपकी पुरानी बिल्डिंग्स के, वो नीचे से कैसे हो जाते हैं? मोटे हो जाते हैं और ऊपर से पतले। तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है? अतिशीतित द्रव की। कौन सी प्रॉपर्टी? अतिशीतित द्रव। अब इसके कारण ही ये कह सकते हैं, इसलिए ही जो कांच होता है, कांच, ये कह सकते हैं, इसलिए पुरानी इमारतों के कांच, पुरानी इमारतों के कांच ऊपर से पतले और नीचे से मोटे पाए जाते हैं। तो एक क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण आपको क्या मिल गया? एक कांच। क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण मैंने आपको बताया था कॉपर। क्या बताया था? कॉपर। ये रियल सॉलिड होते हैं, ये इमेजिनरी सॉलिड होते हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो कितने टाइप के होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। फिर हम देखेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड को, या ये बोल सकते हैं एमोर्फस को, इन्हें किस प्रकार डिफाइन किया जाता है। देखिए अब हम पढ़ेंगे क्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप। क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब आप बता ही सकते हैं इसकी डेफिनेशन क्या? जो मैंने जो प्रॉपर्टीज लिखी थी क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो ही इसकी डेफिनेशन में आ जाएगी कि 3D रेगुलर अरेंजमेंट पाया जाता है, फिक्स टेम्परेचर होता है या शार्प टेम्परेचर होता है। उसके बाद आप ये लिख सकते हैं मोर रिजिड होते हैं। उसके बाद क्या लिखोगे? जो इनकी जो लास्ट में रियल सॉलिड होते हैं। और मैंने एक और प्रॉपर्टीज बताई थी आपको, क्या कि ये जो होते हैं इनके अपवर्तनांक, जो आइसोट्रॉपी होती है, अपवर्तनांक वगैरह, वो क्या होते हैं? भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं। इसलिए ये कैसे होते हैं? एनाइसोट्रॉपिक। एनाइसोट्रॉपिक मतलब विषमदैशिक। तो ऐसे सॉलिड जो विषमदैशिक हो, जिनका 3D रेगुलर अरेंजमेंट हो, फिक्स टेम्परेचर पाया जाता हो, क्या कहलाएंगे? क्रिस्टलाइन
नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड के कितने टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है आणविक ठोस, जिसे क्या बोलते हो आप, मॉलिक्यूलर सॉलिड। आणविक ठोस जिसे क्या बोलते हो आप, मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसके भी 3 टाइप होते हैं। इसके भी 3 टाइप कौन कौन से होते हैं, अध्रुवीय, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस, उसके बाद हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस, हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। ये आणविक ठोस के प्रकार हैं। अब नेक्स्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड का प्रकार आता है आयनिक ठोस। क्या होता है, आयनिक ठोस। थर्ड टाइप आता है धात्विक ठोस। फोर्थ टाइप आता है सहसंयोजक या कोवेलेंट सॉलिड, या इन्हें क्या बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड। क्या बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड। दूसरा नाम क्या है इनका, नेटवर्क ठोस, नेटवर्क सॉलिड। समझ में आया। अब देखिए आणविक ठोस, आणविक ठोस मतलब अणु, जिनके अणुओं के बीच में अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। किन के बीच में, अणुओं के बीच में अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है। अणुओं के बीच में अट्रैक्शन फोर्स, ऐसे ठोस जिनके अणुओं के बीच में अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, वो कैसे होते हैं, आणविक ठोस। अब आयनिक ठोस क्या होते हैं, ऐसे ठोस जिनके आयनों के मध्य प्रबल कूलाम्बिक बल पाया जाता है। आयनों के मध्य क्या पाया जाता है, प्रबल कूलाम्बिक बल। वो कैसे होते हैं, आयनिक ठोस। थर्ड होता है धात्विक ठोस। ऐसे ठोस जिनमें धातु के मध्य क्या पाया जाए, प्रबल आकर्षण। धातु के कणों के मध्य क्या पाया जाए, प्रबल आकर्षण। वो क्या होते हैं, धात्विक ठोस। और इनमें कौन सा बंध पाया जाता है, धात्विक बंध। इनमें कौन सा बंध पाया जाता है, आयनिक बंध। और इनमें कौन सा बंध पाया जाता है, लंदन बल। कौन सा बल पाया जाता है, लंदन बल। और सहसंयोजक ठोस, आपको पता है सहसंयोजक ठोस में कौन सा बंध पाया जाएगा, सहसंयोजक बंध। और सबसे जो प्रबल होते हैं, कौन से होते हैं, सहसंयोजक बंध। कौन से होते हैं, सहसंयोजक बंध। इसलिए जो ये सॉलिड होते हैं, सहसंयोजक सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड, ये क्या होते हैं, सबसे प्रबल होते हैं। इनके मध्य का जो आकर्षण होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। अब देखिए अध्रुवीय, अध्रुवीय का मतलब क्या होता है कि अध्रुवीय अणुओं के मध्य बनने वाले प्रबल आकर्षण से जो सॉलिड का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस। जैसे इसका एग्जाम्पल है H2I2। ये क्या है, अध्रुवीय अणु है। अध्रुवीय अणु होने के कारण इनके मध्य जो बल पाया जाता है, वो कौन सा जो बल पाया जाता है उसके कारण जिस सॉलिड का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस। यहाँ पर क्या है, ध्रुवीय आणविक ठोस मतलब ऐसे ध्रुवीय यौगिक जिनके मध्य क्या पाया जाए, जिनके बॉन्ड में क्या पाई जाए, ध्रुवता। क्या पाई जाए, ध्रुवता। ध्रुवता होने के कारण जो प्रबल आकर्षण लगता है, प्रबल आकर्षण के कारण जो सॉलिड का निर्माण करते हैं उसे क्या बोलेंगे, ध्रुवीय आणविक ठोस। थर्ड आता है हाइड्रोजन बंध युक्त। थर्ड क्या आता है आपका, हाइड्रोजन बंध युक्त। अब हाइड्रोजन बंध युक्त में क्या होता है, हाइड्रोजन बंध युक्त में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। इनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण जो
आणविक ठोस का निर्माण होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन बंध युक्त आणविक ठोस। क्या होता है, एग्जाम्पल क्या है, H2O। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, H2O। अब देखिए इसमें बल कौन कौन से पाए जा रहे हैं। इसमें कौन सा बल पाया जाता है, अध्रुवीय सहसंयोजक बल। क्या पाया जाता है, अध्रुवीय सहसंयोजक बल। इन दोनों अणुओं के मध्य, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है, सहसंयोजक। और यह किस प्रकृति का है, अध्रुवीय प्रकृति का, इसलिए क्या बोलते हैं, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाता है। और इसके जो अणु होते हैं वो किस बल के कारण रुके हुए होते हैं, लंदन बल के कारण। किसके बल के कारण, लंदन बल। सेकंड ध्रुवीय में क्या पाया जाता है, वही ध्रुवीय से संयोजक बंध, लेकिन इसमें कौन सा पाया जाता है बल, द्विध्रुव। कौन सा, द्विध्रुव आकर्षण बल। क्या पाया जाता है, द्विध्रुव आकर्षण बल। इसमें कौन सी बॉन्डिंग पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें कौन सा बल मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा बल मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या है, आयनिक ठोस। ये किन के मध्य पाया जाता है, आयनों के मध्य। किन के मध्य पाया जाता है, आयनिक ठोस में कौन सा बंध होता है, आयनिक बंध। आयनों के मध्य आयनिक बंध। कौन सा बंध, आयनिक बंध। और आयनिक बंध के कारण जो आयनों का आयन सॉलिड बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आयनिक ठोस। इसमें कौन सा बंध पाया जाता है, धात्विक बंध। कौन सा, धात्विक बंध। और इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, इसमें सहसंयोजक बंध। कौन सा, सहसंयोजक बंध। क्या पाया जाता है, सहसंयोजक बंध। आयनिक ठोस का आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल पढ़ रखा है, NaCl। क्या पढ़ रखा है, NaCl। धात्विक ठोस का एग्जाम्पल है आपका कॉपर। इसका सहसंयोजक ठोस का एग्जाम्पल क्या होगा आपका, हीरा, ग्रेफाइट। क्या है, हीरा। एग्जाम्पल क्या है, डायमंड, ग्रेफाइट। डायमंड, ग्रेफाइट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिस्टलीय सॉलिड के टाइप कौन कौन से होते हैं, आणविक मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटलिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। समझ में आ गया होगा। और ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। मतलब क्या होता है, इनके मध्य क्या पाया जाता है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और ये जो अणु होते हैं ये किसके द्वारा जुड़े होते हैं, लंदन फोर्स के द्वारा। किसके द्वारा जुड़े होते हैं, लंदन फोर्स के द्वारा। ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, ध्रुवीय आणविक ठोस। इसमें क्या पाया जाता है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाता है। और ध्रुवीय सहसंयोजक बंध किसके द्वारा जुड़ा होता है, द्विध्रुव आकर्षण बल के कारण। ये कह सकते हैं डाइपोलर अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा। किसके द्वारा, डाइपोलर अट्रैक्शन फोर्स। यहाँ पर कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट, आयनिक सॉलिड में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड का एग्जाम्पल क्या है, NaCl। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, धात्विक बंध। धात्विक बंध के कारण पार्टिकल जुड़े हुए होंगे, रेगुलर अरेंजमेंट में होंगे। उससे किसका निर्माण होगा, धात्विक ठोस का या मेटलिक ठोस का। और कौन सा बॉन्ड पाया जा रहा है, मेटलिक बॉन्ड। इसका एग्जाम्पल क्या है, कॉपर, Cu। यहाँ पर कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, ये कौन से ठोस हैं, कोवेलेंट ठोस, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, हीरा या डायमंड, ग्रेफाइट। और इसमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। जो
इन सब में सबसे स्ट्रॉन्ग सॉलिड कौन सा है? सहसंयोजक ठोस। कौन सा है? सहसंयोजक ठोस, क्योंकि ये अति प्रबल होता है। जो सहसंयोजक बंध होता है उसके मध्य जो आकर्षण होता है वो कैसा होता है? बहुत प्रबल होता है। इसलिए सबसे ज्यादा ये बोलें कि प्रबल कौन सा होगा, सबसे ज्यादा रियल सॉलिड कौन सा होगा? सहसंयोजक ठोस। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट सेल। नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे हम? यूनिट सेल। धन्यवाद।